बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 220 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे दिल में कुछ अजीब सा ख्याल उभर रहा था, कहीं ये वही तो नहीं जिसका मुझे इंतजार था। फौरन ही उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। वो बस से उतरकर सीधे यहीं आए थे और ज़ाहिर है उन्हें रात भी यहीं गुजारनी थी। उनकी शब बसरी का बंदोबस्त भी कर दिया गया। लाउंज में से सोफे और कुर्सियां हटा दी गईं। मायामती भी इन मेहमानों को देखकर बहुत खुश हुई थी। मेरे दिल में भी उस बख्शू के बारे में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था। मेरे साथ आमतौर पर यह होता था कि अपने आसपास किसी मशकूक अजनबी को देखकर दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगते थे। इस रात में अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़ा बाहर देख रहा था कि हल्की सी आहट सुनकर पीछे मुड़ा। वो बख्शू था जो दरवाजे में खड़ा मुझसे अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा था। मैंने उसे अंदर बुला लिया और हम दोनों तख्त पर बैठ गए। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। वो मेरी तरफ देखते हुए मदम लहजे में बोला। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा, दिलाई लामा तुम्हारा शुक्रगुजार है कि तुमने इतने अरसे उस राज की हिफाजत की जो सदियों से सीना बसीना मुंतकिल होता आ रहा है। उसने कहा तो मैं चौंक गया। दिलाई लामा को कैसे पता चला कि मैं उस राज से वाकिफ हूँ? लेकिन फिर अचानक ही मेरे जहन में वो बहुत सी पुरस्रार बातें उभर आई जो दिलाई लामा से मंसूब की जाती हैं। तिब्बत के पुरस्रार उलूम का तो दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन बहुत से उलूम ऐसे हैं जो सिर्फ आला तरीन ज़हनी मजहबी शख्सियात तक महदूद हैं। सिर्फ उन्हीं चंद हस्तियों के ये पुरस्रार उलूम सिखाए जाते हैं जिन्होंने धर्म और हुकूमत की बागडोर संभालनी हो। उन हस्तियों में दिलाई लामा के अलावा सिर्फ चंद और लोग शामिल होते हैं। पुरस्रार उलूम उस तबके तक महदूद रहते हैं और उन्हें बड़ी राजदारी से अगली नस्लों को मुंतकिल किया जाता है। जिस रोज थूंची और उसकी बीवी को कत्ल किया गया था, दिलाई लामा को उसी रोज पता चल गया था। बख्शू कह रहा था उसकी जगह किसी ऐसे आदमी को भेजने की जरूरत थी जो उस राज से वाकिफ हो और उसकी हिफाजत कर सकता हो। मैं दिलाई लामा के इल्ची की हैसियत से थूंची से वक्तन फवक्तन राब्ता रखता था। मैं उन दिनों बैंकॉक में वार ट्रीटमेंट में था। मुझे पैगाम मिला तो मैं फौरन हिंदुस्तान वापस आ गया और धर्मशाला पहुंचते ही मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया गया। वार ट्रीटमेंट के नाम पर मैं चौंक गया। बैंकॉक में इस इबादतगाह से तो मेरी भी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। यही तो महाराज से मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब चाचा प्रताप सिंह को उस इबादतगाह के अंदर गोलियों से छीलनी कर दिया गया था और किस्मत ने मुझे महाराज के कदमों में डाल दिया था। महाराज का देहांत हुए अरसा हो चुका था, लेकिन बहुत से लोग अभी भी वहां मौजूद थे। मैं उनमें से कुछ नाम लिए तो बख्शू उछल पड़ा और फिर हम बहुत देर तक वार ट्रीटमेंट और वहां के मुख्तलिफ लोगों के बारे में बातें करते रहे। बख्शू के बारे में तो मेरे दिल में पहले ही कोई शुबा नहीं था। इन बातों के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये वही है जिसका मुझे इंतजार था। मैं अगर चाहता तो सीधा वहीं जा सकता था, वो कह रहा था, लेकिन तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना जरूरी था। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर पुत्री हमारे साथ रहना चाहे तो इसे साथ ले चलूं। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने कहा। मैं बहुत फिक्रमंद था, लेकिन अब मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। ये तो धनु से मालूम करना पड़ेगा कि वो कहाँ रहना चाहती है। वैसे मेरे ख्याल में वो तुम लोगों के साथ ही रहना पसंद करेगी। उसका बाप बरसों पहले किसी दूसरे शहर से आया था और यहाँ उसका कोई नहीं है। तुम लोगों की वजह से उसे बड़ा सहारा रहेगा। लेकिन सुबह धनु से बात हुई तो उसने उन लोगों के साथ जाने से इनकार कर दिया। वो हमारे साथ रहना चाहती थी। पिछले चंद रोज में वो शोभा से बहुत ज्यादा मानूस हो गई थी और मुस्तकिल तौर पर उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन ये मसला इस तरह हल हो गया कि शोभा उसे हिंदुस्तान ले जाकर अपने साथ रखने को तैयार हो गई थी। मैंने सुबह सवेरे इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा को भी बख्शू के बारे में इतला दे दी और उसे बताया कि वो अपने कुंबे के साथ बुध नील कुंड की इबादतगाह पर रहने को तैयार है। उस दोपहर हम लोग एक स्टेशन वैगन पर लद कर बुध नील कुंड की इबादतगाह पर पहुंच गए। यहाँ कदम रखते ही धनु फूट फूट कर रोने लगी। शोभा ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा भी हमारे साथ था, लेकिन वो वहां पहले से मौजूद अपने दो आदमियों के साथ हमसे अलग थलग ही रहा था। धनु ने बख्शू को खेतों, मवेशियों और हर चीज के बारे में समझा दिया। इनका सारा सामान यहीं पर था। धनु ने कोई चीज अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया और बख्शू और उसके घर वालों को इजाजत दे दी कि वो हर चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं और बख्शू मौका पाकर इबादतगाह के पिछले हिस्से में चले गए। बख्शू ने बुद्धा के मुजस्मे के अंदर खुफिया रास्ता खोला और हम तय खाने में उतर गए। दिलाई लामा ने इजाजत दी है कि तुम यहाँ से जितना सोना चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। बख्शू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे सोना ले जाना होता तो मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा, यह सब कुछ मेरे इख्तियार में था, मैं चाहता तो। दिलाई लामा ने ठीक ही कहा था। बख्शू ने गहरा सांस लेते हुए मेरी बात काट दी। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। कि तुम कुछ कबूल नहीं करोगे? बख्शू ने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम तकरीबन 1 घंटे तक तय खाने में रहने के बाद बाहर आ गए। किसी को हमारी इतनी देर गायब रहने का एहसास नहीं हो सका था। शाम से जरा पहले हम बख्शू और उसकी फैमिली से रुखसत होकर वैगन में बैठ गए। दोनों बड़ी हसरत भरी नजरों से इबादतगाह की तरफ देख रही थी। उसकी जिंदगी का तवील अरसा यहाँ गुजरा था। एक एक चीज से उसकी यादें वाबस्ता थी और मैं जानता था वो आसानी से इन यादों को फरामोश नहीं कर पाएगी। कई रोज तक धनु पर उदासी तारी रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मिजाज में भी तब्दीली आती गई। वो बड़ी शौक और चंचल और शरीर सी लड़की थी। जब मैं चंद रोज उनके साथ इबादतगाह में रहा था तो मुझे उसकी शौकियों और शरारतों का तजर्बा हो चुका था। माँ बाप की मौत के बाद उस पर जो कनूतियत तारी हुई थी वो अब खत्म हो रही थी और उसकी आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट लौट रही थी।
तनु थी भी बड़ी हसीन, सडोल जिस्म और लंबा कद। इबादतगाह में तो मैंने उसे जिस्म पर सिर्फ एक चादर लपेटे हुए ही देखा था, लेकिन यहाँ वो हर किस्म का लिबास पहनने लगी थी। वो बड़ी जामा ज़ेब थी, उस पर हर लिबास अच्छा लगता था। साड़ी तो उस पर खूब जचती थी। मैंने इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा को बताया कि अब मैं हिंदुस्तान वापस जाना चाहता हूँ। शोभा को देशमुख अगवा करके लाया था। मैं और बिमला इंस्पेक्टर आजम के साथ गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल हुए थे। मैंने जहाँ जराइम पेशा गिरोह के खिलाफ कानून से ताउन किया था। मेरी बात सिर्फ इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा तक ही महदूद नहीं रही थी, बहुत ऊपर के लोग भी मुझे जान गए थे। ब्रिंद्रा चाहता था कि हमारी वापसी कानूनी तौर पर हो। मैंने उसे दनु के बारे में भी बता दिया और इन दिनों वो हमारे कागजात तैयार करवा रहा था। इसी दौरान में ना तो नीलगिरी से किसी किस्म का राब्ता हुआ और ना ही गौतम बूझ की सूरत दिखाई दी और कोई गैर मामूली वाकया भी रूनुमा नहीं हुआ। मेरा ख्याल था कि गौतम बूझ या तो मुझसे मायूस होकर मेरा पीछा छोड़ गया था या वो किसी मौके के इंतजार में था। ये बात मैं जानता था कि पंडित लोग आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। नीलगिरी तो ऐसी शक्ति थी जिसे हासिल करने के लिए मुतअद्दिद लोग कष्ट उठा रहे थे, तपस्या की जा रही थी और कठिनाइयां बर्दाश्त की जा रही थी। गौतम बूझ भी न जाने कब से ये सारे कष्ट उठा रहा था। वो आसानी से इससे दस्तबरदार नहीं हो सकता था, जबकि उसे ये तवक्को भी होगी कि वो मंजिल पर पहुंचने वाला है। लेकिन मैं बीच में टपक पड़ा था। उस रात रत्ना पार्क में क्रिस्टल का टूटा हुआ मुजस्मा मिलना ही गजब हो गया था। ना वो मुजस्मा मिलता और ना इस चक्कर में मैं फंसता। हमारे कागजात मुकम्मल हो गए। हमारे लिए 2 दिन बाद सीटें बुक हो गई। इस फ्लाइट के शेड्यूल के मुताबिक हम दोपहर 4 बजे दिल्ली पहुंच जाते। हमने प्रोग्राम बना लिया कि इसी शाम दिल्ली रेलवे स्टेशन से पिंक सिटी एक्सप्रेस पर सवार होकर जयपुर रवाना हो जाएंगे। पिंक सिटी एक्सप्रेस रोजाना 6 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और 270 किलोमीटर का फासला तय करके 5 घंटे बाद दोपहर 11 बजे जयपुर पहुंच जाती है। फिर शाम 4 बजे जयपुर से रवाना होकर रात 9 बजे वापस दिल्ली पहुंच जाती है। इसी तरह दूसरी पिंक सिटी एक्सप्रेस इन्हीं औकात के मुताबिक जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर के दरमियान चलती रहती है। अगला दिन हमने शॉपिंग करते हुए गुजारा। ठाकुर भानु सिंह, राजकुमारी, रूपमती और दूसरों के लिए बहुत से तोहफे खरीदे गए थे। सुबह वापस जाने के ख्याल से बहुत खुश थी, जबकि तनु पर अजीब सी सनसनी की कैफियत तारी थी। उसकी सारी जिंदगी एक इबादतगाह में गुजरी थी। उसके लिए तो ये शहर भी अजनबी था। 12-14 बरसों के अरसे में वो सिर्फ चंद मरतबा ही तो शहर आई थी। उसके लिए यहाँ के लोग भी अजनबी थे और अब वो एक नए देश जा रही थी जहाँ की हर चीज उसके लिए अजनबी होगी। हॉस्पिटल में सिम्बा से हमारी मुलाकात बड़ी जज्बाती साबित हुई। उससे रुखसत होते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा ने वादा किया कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो उसे जीप पर उसके कबीले में पहुंचा दिया जाएगा और अगर वो खटमंडू ही में रहना चाहेगा तो उसके लिए रोजगार का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। अगले रोज जहाज की परवाज से 1 घंटा पहले हम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ब्रिंद्रा और इंस्पेक्टर आजम सादा लिबास में हमें अलविदा कहने आए थे। वो हमें एयरपोर्ट पर छोड़ गए थे। तब मायावती उस वक्त तक हमारे साथ मौजूद रही थी जब तक हम डिपार्चर लाउंज में दाखिल नहीं हो गए। वो न सिर्फ तनु और शोभा से गले मिली थी बल्कि मुझसे भी लिपट कर उसने इसी जोश और खरोश का मुजाहरा किया था। हम जहाज में अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। रवानगी में चंद मिनट बाकी थे। मैं खिड़की के करीब बैठा बाहर देख रहा था। एक वैन बड़ी तेज रफ्तारी से टारमिक पर दौड़ती हुई जहाज की तरफ आ रही थी। इस वक्त जहाज की सीढ़ियां हटाई जा रही थी। वैन जहाज के करीब आकर रुक गई। सादा लिबास में निस दर्जन आदमी वैन से उतरे। उन सब के पास ऑटोमेटिक राइफलें थी। सीढ़ियां दोबारा जहाज से लगा दी गई। वैन से उतरने वाले मुसल्ला आदमी अब मेरी नजरों में नहीं रहे थे, लेकिन 2 मिनट बाद जहाज का दरवाजा खुला और 2 मुसल्ला आदमी अंदर घुस आए। 2 आदमी तेजी से दौड़ते हुए आगे वाले हिस्से में पहुंच गए। उन्होंने अपनी राइफलें तान ली थी। 2 आदमी वहीं दरवाजे के पास रुक गए। 2 आदमी आगे बढ़ आए। 7वें आदमी के पास रिवाल्वर था। मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि किसी को सोचने का मौका तक न मिल सका। इस सूरत ने मुझे भी परेशान कर दिया। रिवाल्वर वाला 2 गन मैनों के साथ मुसाफिरों के चेहरों को घूरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुसाफिरों को वार्निंग दी गई थी कि कोई भी अपनी जगह से हरकत न करे। हर शख्स अपनी सीट पर सहमा बैठा था। बेशुबा और तनु एक ही कतार में बैठे हुए थे। रिवाल्वर वाला हमारी सीटों के करीब रुक गया। उसने एक लम्हा मेरी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे मेरी तरफ रिवाल्वर तान लिया और चीख कर अपने आदमियों से कुछ कहा। 4 गनमैन दौड़कर करीब आ गए और उन्होंने हम तीनों को राइफलों की सर पर ले लिया। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मैं नहीं समझ सका था कि ये सब है क्या। रिवाल्वर वाले ने हमें उठने का हुक्म दिया। हम एक एक करके सीटों से बाहर आ गए। एक गनमैन ने हमारे जिस्म को थपथपा कर हमारी तलाशी ली और फिर राइफलों की जद पर हमें जहाज से उतार लिया गया। हमारा सामान भी लोड कर दिया गया था। इस सूरत ने मुझे बुरी तरह बदहवास कर दिया था। मैंने इन लोगों से कुछ पूछना चाहा, लेकिन किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ पुष्ट पर ले जाकर हथकड़ी लगा दी गई और मुझे धकेल कर वैन में बिठा दिया गया। तनु और शोभा को भी वैन में धकेल दिया गया। ताहम उन्हें हथकड़ियां नहीं लगाई गई थी। वो 6 के 6 मुसल्ला आदमी हमारे साथ इस तरह बैठ गए कि हम उनके दरमियान दब कर रह गए। हमारा सामान भी वैन की छत पर रख दिया गया। वैन हरकत में आकर कुछ देर तक टारमिक पर दौड़ती रही और फिर एक गेट से होती हुई टर्मिनल की इमारत से बाहर आ गई। इमारत से सड़क पर आते ही मुझे हुक्म दिया गया कि मैं अपना सर झुकाए रखूं और बाहर देखने की कोशिश ना करूं। वैन तकरीबन 1.5 घंटे तक दौड़ती रही।
आसपास ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था, जिससे अंदाजा हुआ कि हम शहर ही के किसी इलाके में सफर कर रहे थे। लेकिन फिर ट्रैफिक का शोर बतदरीज कम होता गया और बिलाकर वैन रुक गई। हमें नीचे उतार लिया गया। ये कोई हवेली नुमा पुरानी इमारत थी। इसकी 4 दीवारी फसील की तरह ऊंची थी। इमारत अगरचे बहुत शानदार थी, लेकिन लगता था बरसों से इस पर रंगो रोगन की जरूरत नहीं समझी गई थी। कुछ लोगों को फौजी वर्दियों में देखकर मैं चौंक गया। इससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस हवेली नुमा इमारत में फौज का कोई दफ्तर कायम था। बाहर से वक्तन फवक्तन गाड़ियों की हारन की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये इमारत शहरी हुदूद ही में वाक़ थी। मैंने एक बार फिर पूछना चाहा कि हमें क्यों पकड़ा गया है, लेकिन जवाब में मेरे सीने पर एक जोरदार घूंसा चढ़ दिया गया। मैं लड़खड़ा कर रह गया। मैंने धनु और शोभा की तरफ देखा। उन दोनों के चेहरे बेखौफ से पीले हुए थे। हमें राइफलों की जद पर इमारत के अंदर ले आया गया। कई राहदारियों में मुड़ने के बाद हम एक जगह रुक गए। रिवाल्वर वाला एक दरवाजे में दाखिल हो गया। उसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई और फिर हमें अंदर ले जाया गया। ये कमरा खासा वसी व अरीज था। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। सामने एक बहुत बड़ी ऑफिस टेबल थी, जिसके पीछे दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र 50 के लगभग रही होगी। सरगंजा और शक्ल बुलडॉग जैसी थी। जबड़ों के नीचे गोश्त लटका हुआ था। उसके जिस्म पर नीले रंग का सूट बड़ा अजीब लग रहा था। वो चंद में कीनातूर नजरों से मेरी तरफ देखता रहा और फिर शोभा और तनु की तरफ देखने लगा। तनु को देखते उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उस दफ्तर में 2 आदमी और भी बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर भी करख्तगी नुमाया थी। मेरे साथ आने वाले ने गंजे की तरफ देखते हुए कहा। गंजा एक बार फिर गहरी नजरों से बारी बारी हम तीनों की तरफ देखता रहा। वो चंद में आपस में कुछ बातें करते रहे और फिर गंजे ने हाथ उठाकर इशारा किया। कानमैन हमें कमरे से बाहर ले आए। हम एक बार फिर मुख्तलिफ रायदारियों में चलते रहे और एक और सलाखों वाले दरवाजे पर रुक गए। और इस वक्त ये जानकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि शोभा और तनु मेरे साथ नहीं थी। उन्हें गालबन रास्ते ही में किसी और तरफ ले जाया गया था और मुझे पता ही नहीं चल सका था। ये कमरा 8 बाई 8 फुट था। छत बहुत ऊंची थी। मध्यम रोशनी का एक बल्ब छत से लटका हुआ था। पिछली तरफ काफी ऊंचाई पर एक मुख्तसर सा रोशनदान था, जिसमें आहनी सलाखें लगी हुई थी। 2 गनमैन मेरे साथ कोठरी में घुस आए। एक ने मेरी तलाशी ली। जेबों में जो कुछ था वो निकाल लिया और फिर मेरे गले से माला भी उतार ली गई। इस वक्त मैंने गर्दन झटक कर मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। ये सारी चीजें अमानत के तौर पर हमारे पास महफूज रहेंगी। अगर तुम बेगुनाह साबित हुए तो सब कुछ वापस कर दिया जाएगा, उस शख्स ने कहा। फिर मेरी हथकड़ी खोल दी गई और मुझे जूते उतारने को कहा गया। मेरा जुर्म क्या है? आखिर हमें इस तरह क्यों पकड़ा गया है? मैंने जमीन पर बैठकर जोगर उतारते हुए पूछा। बहुत बोले बनते हो, उस शख्स ने कहा। यह मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है और तुम्हें जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया है। जासूसी? मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। शायद तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। मेरा ऐसे मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेलिजेंस बगैर किसी सबूत के किसी पर हाथ नहीं डालती, उस शख्स ने कहा। सारी बातें जब तुम्हारे सामने आएंगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो दोनों बाहर निकल गए और कोठरी के सलाखों वाले दरवाजे को ताला लगा दिया गया। मैंने उनसे शोभा और तनु के बारे में पूछा, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर चले गए। मैं सर पकड़कर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। ये एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। मुझ पर जासूसी का इल्जाम ही बड़ा मुज़हिका खेज था। मैं किसके लिए जासूसी करता? मुझे यकीन था कि लोगों को गलतफहमी हुई है। किसी और के धोखे में मुझे पकड़ लिया गया है। मुमकिन है वो शख्स इसी जाल में हो जिसे ये लोग पकड़ना चाहते थे। गलतफहमी की वजह से मैं इनके काबू में आ गया और वो बचकर चला जाएगा। मैं जानता था कि इंस्पेक्टर बरिंद्रा वगैरह मेरे बारे में बताएंगे तो इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और ये मुझे छोड़ देंगे। मैं शोभा और तनु के बारे में सोचने लगा। इन्हें भी शायद किसी और कोठरी में बंद कर दिया गया था। हो सकता है उनसे भी मेरे बारे में पूछताछ की जाए, लेकिन मुझे अंदेशा था कि कहीं उन पर किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए। कमरे में पेशाब की बू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं दरवाजे के करीब बैठ गया ताकि ताज़ा हवा में सांस ले सकूं। मैंने एक मरतबा सलाखों से मुंह लगाकर इधर उधर झांकने की कोशिश की। दोनों तरफ तवील रायदारी थी और गालबन सुनसान पड़ी थी। सामने वाली दीवार के ऊंचे रोशनदान से दिन की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया रोशनी भी मदम होती चली गई। शाम हो चुकी थी। रोशनदान के बाहर अंधेरा था। छत पर जलने वाला बल्ब गालबन 60 वाट का था। उसकी रोशनी बहुत मदम थी। लम्हे सदियां बनकर बीत रहे थे। लगता था जैसे वो लोग मुझे इस कोठरी में बंद करके भूल गए हों। किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये कोठरी शायद इमारत के किसी आखिरी हिस्से में वाक़ थी और इस तरफ किसी की आमदोरफ्त भी नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी वहशत बढ़ती जा रही थी। नीलगिरी की माला मुझे छीन गई थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं वो गलत हाथों में ना पहुंच जाए। अगर कोई और मामला होता तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अब कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। इस मुल्क के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। दुनिया के उन सफाक और खतरनाक तरीन इंसानों से इन्हें निजात दिलाई थी जो इस मुल्क और इसके मासूम आवाम को तबाही के गार में धकेलना चाहते थे। लेकिन मुझे इसका सिला क्या दिया गया? एक ना करदा जुर्म में सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था और उसके बाद किसी ने खबर तक नहीं ली थी। अब मुझ में बर्दाश्त का इजारा नहीं रहा था। मुझे शोभा और तनु की फिक्र भी खाए जा रही थी। उनके साथ पता नहीं क्या सलूक किया गया होगा। जरूरी नहीं कि वो लोग इन्हें भी किसी कोठरी में बंद करके भूल गए हों। मैंने बिलाखिर ची की कुव्वत को इस्तेमाल में लाने का फैसला कर लिया, लेकिन चंद लम्हों बाद ही मैं दहल कर रह गया। मैं अपने आप को अंदर से बिल्कुल खोखला महसूस कर रहा था।
एक गहरा सन्नाटा था जो मेरे वजूद के अंदर तारी था। कोशिश के बावजूद मैं अपने अंदर इस पुरस्कार कुव्वत को उभारने में कामयाब ना हो सका। मेरी वहशत बढ़ रही थी। मेरे ज़हन में अचानक ही एक और ख्याल उभरा, कहीं मैं अपने अंदर की इस कुव्वत से महरूम तो नहीं हो गया। लेकिन नहीं, ये कोई जेब में पड़ा हुआ सिक्का तो नहीं था जो कहीं खो गया हो। ये तो कुव्वत मैंने बड़ी मेहनत से और रियादत से हासिल की थी, लेकिन मैं अपने आप को खोखला सा क्यों महसूस कर रहा था। नीलगिरी की माला भी मेरे पास नहीं रही थी। मेरे साथ ये क्या हो रहा था? कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं भी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि सन्नाटे में कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं दरवाजे की सलाखों से बाहर देखने लगा। वो आवाज करीब आती गई और 1 मिनट बाद 2 गनमैन सामने आ गए। उन्होंने दरवाजे का ताला खोला और मुझे कोठरी से निकालकर धक्के देते हुए एक तरफ चलने लगे। उन दोनों ने मुझे राइफलों की जद पर ले रखा था। वो मुझे एक ऐसे कमरे में ले आए जहाँ एक मेज के पास 2 आदमी बैठे हुए थे। वो दोनों ही चेहरों से बहुत शफाक और दरिंदा सिफ्त लग रहे थे। मुझे उनके सामने एक स्टूल पर बिठा दिया गया। 2 गनमैन दरवाजे के करीब खड़े हो गए। इस कमरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कोई अकूबत खाना था। इज़ा रसानी के जदीद आलात नजर आ रहे थे। एक तरफ दीवार के करीब बेंच पर हमारा वो सामान भी बिखरा पड़ा था जो जहाज से उतारा गया था। अंदाजा लगाया जा सकता था कि सामान की तलाशी ली गई थी। स्याह रंग का ब्रीफ केस जो मैंने एक दिन पहले ठाकुर के लिए खरीदा था अंदर से उधड़ा पड़ा था। वो दोनों इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उनके चेहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो पत्थरों को भी जबान खोलने पर मजबूर कर सकते हैं। उनमें एक दराज कामत था और दूसरा दरमियाने कद और घुटे हुए जिस्म का मालिक। हम तुमसे सिर्फ चंद बातें पूछेंगे, लंबे कद वाले ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुमने ठीक ठीक जवाब दिया तो तकलीफ से बच जाओगे, और दूसरी सूरत में उसने कमरे में सजे हुए इज़ा रसानी के हालात की तरफ देखा। तुम इन चीजों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारा क्या असर हो सकता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें किस जुर्म में पकड़ा गया है और मेरी साथी औरतें कहाँ हैं? मैंने पूछा। तुम्हारी साथी औरतें फिलहाल तो खैरियत से हैं, दराज कामत वाला बोला। लेकिन अगर तुम तीनों में से किसी ने भी झूठ बोलने की कोशिश की तो उन दोनों को भी यहाँ ले आया जाएगा और उनके साथ जो कुछ भी होगा वो तुम अपनी आंखों से देख लोगे। लेकिन अब एक पकड़ा क्यों गया है? हमारा जुर्म क्या है? मैंने फिर पूछा। कोई सवाल नहीं, इस मर्तबा दरमियाने कद वाला घुर्राया। तुम सिर्फ जवाब दोगे, सवाल हम करेंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, क्या ये गलत है कि तुम्हारा नाम हिम्मत सिंह नहीं वजदान अली है और तुम सिंगापुर से हिंदुस्तान आए थे और वहाँ तवील अरसे तक कत्लो गारत करने के बाद नेपाल आ गए? बदर तुम पकड़े जाने के खौफ से हिंदुस्तान से फरार हुए थे, मगर दर हकीकत तुम एक बाकायदा मंसूबे के तहत यहाँ आए थे। तुम भारत के एजेंट हो और बाद अहम राज हासिल करने के लिए यहाँ आए थे। अगर ऐन वक्त पर हमें तुम्हारे बारे में इतला ना मिलती तो तुम फरार होने में कामयाब हो गए होते। मैं काम कर रह गया। उसकी ये बात तो दुरुस्त थी कि मैं सिंगापुर से हिंदुस्तान आया था, बल्कि हादसाती तौर पर हिंदुस्तान पहुंच गया था। लेकिन हिंदुस्तान में कत्लो गारत, वहां से फरार और यहाँ इंडिया के लिए जासूसी, ये सब कुछ झूठ था। मुझे किसी साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही थी या इन्हें गलतफहमी हुई थी। लेकिन इन्हें मेरा असल नाम कैसे मालूम हुआ था? शुबा वाहिद हस्ती थी जो मेरे असल नाम से वाकिफ थी। यहाँ तो मैंने किसी को अपना नाम बताया ही नहीं था। ये दुरुस्त है कि मेरा असल नाम वजदान है, लेकिन बाकी जो कुछ भी कहा गया है वो गलत है। ना मैं कोई एजेंट हूँ और ना ही किसी मंसूबे के तहत यहाँ आया था। मैं तो अपनी दोस्त शोभा को बचाने के लिए देशमुख का ताकुब करते हुए आया था। शोभा भी तुम्हारी तहवील में है, तुम उससे पूछ सकते हो। पुलिस इंस्पेक्टर आजम खान भी मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हम भी बहुत कुछ जानते हैं, उस शख्स ने कहा। ये कागजात तुम्हारे ब्रीफ केस के खुफिया खाने से बरामद हुए हैं। उसने मेज की दराज से कागजात का पलंदा निकाल कर दिखाया। इसमें शुबा नहीं कि इंडिया से हमारी हुकूमत के ताल्लुकात दोस्ताना है, लेकिन हमें हिंदुस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं रहा। उसने हमेशा दोस्ती की आड़ में हमारी पुश्त में छुरा घोंपने की कोशिश की है, लेकिन वो अपनी घिनौनी कोशिशों में कभी कामयाब नहीं हो सका। सिक्किम, गोवा, आसाम सब उसकी दोस्ती का शिकार हुए हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा अज़दा है जो अपने दोस्तों को भी अपनी लपेट में ले रहा है, लेकिन नेपाल में उसकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तुम अगर ये कागजात ले जाने में कामयाब हो जाते तो हमें वाकई नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ता। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। अगर तुम ठीक ठीक बता दोगे तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर तुम्हें तुम्हारी सजा में कुछ कमी कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। ये ब्रीफकेस मैंने कल एक दुकान से खरीदा था और इन कागजात के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये दुरुस्त है कि मैं गैर कानूनी तौर पर नेपाल में दाखिल हुआ था, लेकिन यहाँ मैंने इस मुल्क के मफाद में काम किया है। एक ऐसी साजिश को नाकाम बनाने में कानून की मदद की है जो अगर कामयाब हो जाती तो यहाँ एक बहुत ही खौफनाक तूफान आ जाता और तुम लोग पुलिस इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा और दूसरे हुकाम से दरियाफ्त कर सकते हो। वो भी हम दरियाफ्त कर लेंगे, इस मर्तबा लंबे कद वाला बोला। ये कागजात तुम्हें किसने दिए थे? मैं इन कागजात के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। ये ब्रीफ केस मैंने अपने एक दोस्त को तोहफे में देने के लिए बाजार से खरीदा था। मुझे इन कागजात के बारे में कुछ मालूम नहीं। बात करते करते अचानक ही मुझे याद आ गया कि कल जब मैं एक दुकानदार को ब्रीफ केस दिखाने को कहा था तो दुकानदार को ये भी बता दिया था कि मैं ब्रीफ केस अपने दोस्त को तोहफे में देना चाहता हूँ। उसने मुझे चंद ब्रीफ केस दिखाए थे और ये भी कहा था कि अगर मैं वाकई बहुत अच्छा ब्रीफ केस लेना चाहता हूँ तो शाम को आ जाऊँ। और शाम को जब मैं दोबारा वहाँ गया तो उसने मुझे ये ब्रीफ केस दे दिया था। मेरे इंटेलिजेंस ऑफिसरों को ये बात बता दी, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। वो 1 घंटे तक मुझसे सवालात करते रहे और मैं वही जवाब देता रहा।
दरमियाने कद वाले ने अचानक उठकर मेरे मुंह पर जोरदार घूंसा मार दिया। यह हमला अचानक ही हुआ था। मैं चीखता हुआ स्टूल समेत उलट गया। उस शख्स ने संभलने का मौका दिए बगैर मेरे जिस्म पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी और थोड़ी देर बाद दूसरा भी इस कारे खैर में शामिल हो गया। वो दोनों हस्बे तौफीक मुझ पर लाते और घूंसे बरसाते रहे। वो दोनों शायद थक गए थे। उन्होंने दरवाजे ही में खड़े हुए गन मैनों को हुक्म दिया। उन्होंने राइफलें मेज पर रख दी और मेरे हाथ पुश्त पर ले जाकर हथकड़ी डाल दी और मेरे पैरों को भी एक रस्सी से बांध दिया। रस्सी का दूसरा सिरा छत पर लगे हुए कुंडे से गुजरकर एक दीवार के साथ हुक में बंधा हुआ था। दोनों गनमैन रस्सी को खींचने लगे। चंद सेकंड बाद ही मैं उल्टा लटका हुआ था। मेरा सर जमीन से तकरीबन 3 फुट ऊपर था। पिस्तागामत आदमी एक बार फिर मेरे चेहरे पर घूंसे बरसाने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई बॉक्सर प्रैक्टिस बैग पर बॉक्सिंग की मशक कर रहा हो। उसके घूंसे भारी हथौड़ों की तरह मेरे पेट पर बरस रहे थे। हर तरफ पर मैं चीख उठता। मैं तकरीबन 20 मिनट तक उल्टा लटका रहा। फिर मुझे फर्श पर डाल दिया गया। लगता था जैसे जिस्म का सारा खून मेरे सर में जमा हो गया हो। मेरी आंखें खुली हुई थी लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। शायद बिनाई खत्म हो गई थी। चंद मिनट बाद मेरे हवास बहाल होना शुरू हो गए। बिनाई भी आहिस्ता आहिस्ता लौट आई लेकिन मैं कोई चीज साफ तौर पर नहीं देख सकता था। नजरों के सामने अब भी धुंध सी छाई हुई थी। लंबे कद वाला फिर अपने सवालात दोहराने लगा और मेरे जवाब भी वही थे। इस मरतबा मुझे लोहे के एक ऐसे स्टैंड पर खड़ा कर दिया गया जो सलीम की शक्ल का था। मेरे बाजू दाएं बाएं निकली हुई आईनी प्लेटों पर जकड़ दिया गया और पिछली तरफ लगा हुआ एक बटन दबा दिया गया। मेरे दोनों बाजू इतराफ में खींचने लगे। कुछ देर तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा लेकिन फिर मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी। यूं लग रहा था जैसे मेरे कंधों के जोड़ उखड़ जाएंगे। रात गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरे सामने खड़ा सवालात दोहराता रहा और मैं नहीं करता रहा। उसने मशीन में लगा हुआ बटन दबा दिया। आनी प्लेटें आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगी और मेरी बाहों का तनाव भी बतदरीज कम होता चला गया। रात भर वक्फे से मेरे साथ ये होता रहा। ये मेरी कुव्वत इरादी थी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था और अब तक जिंदा था। वो रात का आखिरी पहर था जब मुझे एक हेलमेट पहना दिया गया। मुझे कुर्सी पर बिठाकर मेरे हाथ पैर बांध दिए गए थे ताकि मैं अपनी जगह से हरकत न कर सकूं। हेलमेट के साथ बिजली के तार मुंसलिक थे। उसका प्लग पिछली दीवार के सॉकेट में लगा दिया गया। स्विच ऑन होते ही हेलमेट मेरे सर पर तंग होने लगा। मेरा सर आईनी शिकंजे में कसा जा रहा था। खोपड़ी चिटकने लगी। मैं चीखता रहा। मेरी आखिरी चीख बड़ी खौफनाक थी और फिर मुझे कुछ होश न रहा। मेरी आंखों के सामने तारीकी की चादर फैलती गई और मेरा सर एक तरफ ढुलक गया। होश आया तो मैं उसी कोठरी में पड़ा हुआ था। आंखें खुलने के बाद भी काफी देर तक मेरी आंखों के सामने अंधेरा और फिर धुंध सी छाई रही। कई मिनट बाद धुंध बतदरीज कम होने लगी और रोशनदान से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। मेरी कोहनी और कंधों के जोड़ों में शदीद दर्द था। खोपड़ी भी चिटकी जा रही थी। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां शदीद टेसे न उठ रही हो। होश में आने के बाद भी मैं काफी देर तक अपनी जगह से हरकत नहीं कर सका। मैंने उठने की कोशिश की तो बेइख्तियार करा उठा। मेरे जिस्म का जोड़ शदीद एहतिजाज करने लगा था। मैंने उठने का इरादा तर्क कर दिया और जिस्म को ढीला छोड़कर बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। लगता था जैसे खोपड़ी अब भी आईनी शिकंजे में जकड़ी हुई हो। मैंने आंखें बंद कर ली और जहन को भी आजाद छोड़ दिया। अगरचे मेरी अपनी हालत नहायत उबतर थी लेकिन धनु और शोभा का ख्याल भी मुझे परेशान किए हुए था। न जाने उन दोनों के साथ इन्होंने क्या सलूक किया होगा और वो किस हाल में होंगी। इंस्पेक्टर बरिंद्रा को हमारे बारे में पता चला था या नहीं और क्या वो इस मामले में हमारी कोई मदद कर सकेंगे। मैं जानता था कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन मेरे खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश करने वाला कौन हो सकता था। अचानक मेरे जहन में जनरल खोराट का नाम उभरा। मैंने उसे नुकसान पहुंचाया था। सबसे पहले थाईलैंड से उसके कदम उखाड़े, फिर गोल्डन ट्राई एंगल में उसकी हीरोइन की एक लिबर्टी तबाह करने के अलावा उसके कई आदमियों को मौत के घाट उतारकर वहां से भाग निकला। उसके आदमी मेरे ताकुब में लगे हुए थे। शाओलिन टेंपल में भी मुझे मौत के घाट उतारने की बार बार कोशिश की गई थी लेकिन मैं हर बार बचता रहा और अब यहाँ भी मैंने उसे भारी नुकसान पहुंचाया था। वो यहाँ जो नेटवर्क कायम करने की कोशिश कर रहा था उसे मैंने तहस नहस कर दिया था। यहाँ भी उसके 2 आदमी मेरी वजह से मारे गए थे। सैम सिंह और चांगली का शुमार उसके अहम तरीन आदमियों में होता था। मैं जानता था कि जनरल खोराट के हाथ बहुत लंबे थे। उसने हश्त पा की तरह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा था। हर जगह उसके गुर्गे मौजूद थे। यहाँ चांगली और सैम सिंह खत्म हो गए तो क्या हुआ? नागपाल तो अभी जिंदा था और आजाद भी था। मेरे खिलाफ इस साजिश में यकीनन उन्हीं लोगों का हाथ था। ये लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। मैं भी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि कैके की आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने आंखें खोल दी। रोशनदान की तरफ नजर उठते ही मुझे अपने सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। वो पंडित धीराज था जो रोशनदान की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। हो सकता है इस तरफ कोई कारनस वगैरह हो या वो हवा में मुअल्लक हो। उसके बदन पर हस्बे मामूल एक मुख्तसर सा लंगोट था। वो मेरी तरफ देखते हुए क्या लगा रहा था। अभी तो खेल शुरू हुआ है बालिक, उसने कहा। तुम्हें कहा था ना कि हमारे रास्ते में मत आओ। गुरु ने भी तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम नहीं माने। तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था बालिक। तो ये तुम्हारी शरारत थी। मैंने कहा गुरु तो यहाँ से बहुत दूर जा पर बैठा है। ये मेरी शरारत है। हाँ तुम्हें इसे शरारत ही कहोगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा बहुत भयानक होगा।
ये परेशानी तो वक्ती है पंडित धीराज, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। तुम दोनों मेरे इंतकाम से बच नहीं सकोगे। यहाँ से निकलते ही सबसे पहले मैं तुम्हारा ही बंदोबस्त करूंगा। अपने आप को बचाने की सोचो मूर्ख, पंडित धीराज बोला। तुम्हें इस माला पर घुमंड था ना, अब ये माला मेरे कब्जे में है, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। उसने एक हाथ रोशनदान की सलाखों के अंदर दाखिल कर दिया। उसकी इस तख्वानी उंगलियों में नीलगिरी की माला फंसी हुई थी। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। उस पंडित के हाथ में माला देखकर मेरा दिमाग सुलग उठा। ये माला तुमने कहाँ से ली? मैंने कहा। ये दुनिया है मूर्ख, हर शख्स धन की पूजा करता है, पंडित धीराज ने जवाब दिया। मैंने इस ऑफिसर को 400 रुपए रिश्वत देकर ये माला ले लिया। अब तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे मूर्ख, जो कुछ करेंगे हम करेंगे। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे, आंखें सुलग रही थी, मेरे पेट में गिरें सी पड़ने लगी और फिर अचानक ही मुझे झटका सा लगा। सीने में लावा सा खोल रहा था। मैं अपने आप में एक तब्दीली वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था। मेरी नजरें पंडित धीराज के इस्तख्वानी पंजे पर मरकूज हो गई। मेरी आंखों में तपश थी जो बढ़ती जा रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे आंखों से चिंगारियां फूटने लगी हो। पंडित धीराज एक बार फिर कह के लगाने लगा। शायद वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अचानक ही उसके कह के भयानक चीख में बदल गए। आग की एक शोले ने उसके इस्तख्वानी पंजे को अपनी लपेट में ले लिया। माला उसके हाथ से छूटकर अंदर की तरफ गिर गई। चंद मिनट पहले तक मैं अपने जिस्म को हरकत देने के काबिल भी नहीं था, लेकिन माला नीचे गिरते ही हैरत अंगेज तौर पर अपनी जगह से उछला था। उससे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि रोशनदान में लगी हुई आईनी सलाखों के बावजूद पंडित धीराज ने कोठरी के अंदर छलांग लगा दी थी, लेकिन मेरा हाथ उससे पहले ही माला तक पहुंच गया था। अब मैं मुकम्मल तौर पर हवास में था। मेरे अंदर का खोखलापन खत्म हो गया था और मेरे अंदर की वो कुव्वत भी लौट आई थी जिसने वक्ती तौर पर मेरा साथ छोड़ दिया था। और मेरे अंदर की इस पुरस्रार कुव्वत ने शोला बनकर पंडित धीराज के हाथ को झुलसा दिया था और नीलगिरी की माला उसके हाथ से छूट गई थी, जो अब मेरे कब्जे में आ चुकी थी। पंडित धीराज की आंखों में वहशत भर गई। मैंने अचानक उसे जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो कुत्ते की तरह चीख उठा और दूसरे ही लम्हे उसकी हुइयत बदल गई। वो कुत्ता बन गया। मैं उस पर ठोकरें बरसाता रहा और वो चीखता हुआ कोठरी में इधर उधर दौड़ता रहा। वो दरवाजे की आईनी सलाखों से टकराया। मेरा ख्याल था कि वो फिर अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ेगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो सलाखों से बाहर निकल गया। सलाखें 4-4 इंच के फासले पर लगी हुई थी, लेकिन उस कुत्ते के बाहर निकल जाने से मुझे कोई हैरत नहीं हुई। वो पंडित धीराज था, पुरस्रार शक्ति का मालिक। वो रोशनदान की तंग सी सलाखों से अंदर आ गया था, तो उसके लिए और बातें क्या मानी रखती थी। वो कुत्ता राहदारी में च्याऊं च्याऊं करता हुआ एक तरफ भाग गया। मैंने माला गले में डाल ली और दरवाजे के करीब फर्श पर लेट गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। मैं अपने आप में तवानाई महसूस करने लगा था। तकरीबन 1 घंटा और गुजर गया। हम कल दोपहर को खाना खाकर एयरपोर्ट जाने लगे थे और ये दूसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी। गोया तकरीबन 24 घंटे गुजर गए थे और इसी दौरान में मुझे पानी का एक घूंट तक नहीं दिया गया था। मैं आंखें बंद किए फर्श पर पड़ा रहा और फिर राहदारी में कदमों की आवाज सुनकर चौंक गया। कदमों की इन आवाजों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कई आदमी थे। मैं किसी नई सूरत का मुकाबला करने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। मेरे ख्याल था कि तफ्तीश का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। तफ्तीश का मतलब था तशद्दुद और मारपीट। कदमों की आवाज करीब आती गई। मेरा रुख दरवाजे की तरफ था। चंद सेकंड बाद कई अफराद दरवाजे के सामने आ रुके। उनमें इंस्पेक्टर बरिंद्रा, आजम खान और पुलिस के 2 आला अफसरान को देखकर मैं झटके से उठकर बैठ गया। इस ग्रुप में इंटेलिजेंस के 3 अफसरान भी थे। एक तो वही लंबे कद वाला जिसने मुझ पर तशद्दुद किया था, दूसरा मेरे लिए अजनबी था, तीसरा बुलडॉग की शक्ल वाला वही भारी भरकम गंजा था जिसके सामने मुझे सबसे पहले पेश किया गया था और गालिबन उसी के हुक्म पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इस ग्रुप के पीछे 2 और आदमी थे जिन्होंने स्ट्रेचर उठा रखा था। दरवाजा खोल दिया गया। वो लोग अंदर घुस आए। इंस्पेक्टर बरिंद्रा और आजम खान तेजी से आगे बढ़कर मेरे करीब आ गए। बरिंद्रा की आंखों में चिंगारियां सी सुलगने लगी। वो बड़बड़ाते हुए मेरे सर पर हाथ फेरने लगा। पुलिस का एक आला अफीसर और इंटेलिजेंस का सरबराह तेज लहजे में कुछ बातें कर रहे थे। पुलिस अफीसर खासे गुस्से में था। स्ट्रेचर दरवाजे के सामने राहदारी में रख दिया गया। मेरे ख्याल था कि मैं अपने पैरों पर चलकर जाऊंगा, लेकिन जब खड़े होने की कोशिश की तो बेइख्तियार करा उठा और लड़खड़ा कर गिर गया। आजम खान और बरिंद्रा ने मुझे सहारा देकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया। मुझे इस पुरस्रार हवेली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। वहां मायामती मुझे देखकर वैसे ज्यादा सी रह गई। मेरा इलाज फौरन ही शुरू हो गया। उसके कई घंटों बाद जब मैं मुकम्मल तौर पर अपने हवास में था तो इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने मुझे बताया कि जिस दुकान से मैंने ब्रीफ केस खरीदा था, गड़बड़ वहीं से शुरू हुई थी। वो चुराए जाने वाली नेपाल के सरकारी राज इसी तरह इंडिया भेजते थे। वो ब्रीफ केस मेरे हवाले किया गया था जिसके खुफिया खाने में कागजात छुपे हुए थे। इंडिया पहुंचते ही उनके आदमी किसी न किसी तरह वो ब्रीफ केस मुझसे ले लेते। बरिंद्रा ने बताया कि वो दुकानदार और उसकी निशानदेही पर 3 और भारतीय एजेंट पकड़े गए थे। उन्होंने बयान दिया था कि मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो मुझे भी अंधेरे में रखकर मेरे तवज्जो से ब्रीफ केस में छुपे हुए कागजात इंडिया भेजना चाहते थे। इंस्पेक्टर बरिंद्रा को मेरी गिरफ्तारी का पता आज सुबह चला था। उसने अपने अफसरान आला को इतला दी और मुझे छुड़ाने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। शुभा और धनु के साथ अगरचे मारपीट नहीं की गई थी, लेकिन उन्हें डराया धमकाया गया था। उन्हें अलग अलग रखकर उनसे भी मेरे बारे में पूछगछ की गई थी।
उन्हें तरह तरह के लालच भी दिए गए थे कि अगर मेरे बारे में ठीक ठीक बता दें तो उनके साथ रियायत की जाएगी, लेकिन उन्होंने भी वही सब कुछ बताया जो वो जानती थी। उन्हें भी मेरी तरह भूखा प्यासा रखा गया था। उन दोनों को भी एक दूसरी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें चूंकि मारा पीटा नहीं गया था, वो सिर्फ खौफजदा थी, इसलिए उन्हें मुझसे अलग रखा गया। लेकिन शाम के वक्त उन्हें भी मुझसे मिलने की इजाजत दे दी गई। मेरी हालत देखकर वो दोनों दहशत ज़दा सी हो गई। शाम 7 बजे मायावती की ड्यूटी खत्म हो गई तो वो उन दोनों को साथ ले गई और मुझे तो जाहिर है कई रोज तक हॉस्पिटल ही में रहना था। इंस्पेक्टर बिंद्रा और आजम खान का भी यही ख्याल था कि नागबाल के आदमियों ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उस दुकानदार की गिरफ्तारी के बाद उनके लिए बात इस तरह वाज़ेह हो गई थी कि ये इंडिया के जासूस का एक अलग रैकेट था जो तवील अरसे से यहाँ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए था। इनका तरीकाकार बड़ा मुख्तलिफ था, इसलिए कोई पकड़ा नहीं गया था, लेकिन यहाँ बाजी पलट गई थी। मेरे मामले में चूंकि पंडित धीराज मुलव्वस हो गया था, उसका मकसद ये था कि मुझे पकड़वा दिया जाए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। मुझे रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मेरे ब्रीफ केस में से कागजात की मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार करते हुए बता दिया कि ब्रीफ केस कहाँ से खरीदा गया था, इसलिए बात कुछ दूसरी तरफ निकल गई थी और इस तरह इंडियन एजेंटों का वो रैकेट पकड़ा गया। कुछ लोग रोपोश हो गए। मुझे हॉस्पिटल में 10 रोज हो गए। मुझे इलाज की बेहतरीन सहूलतें मुहैया की गई थी। मैं अगरचे अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था, ताहम डॉक्टर का ख्याल था कि मुझे 2-4 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। इसी दौरान में कोई गैर मामूली वाकया रुनमा नहीं हुआ। तनूर शुबा भी रोजाना मुझे देखने के लिए आती रही। मज़ीद 3 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से रुखसत कर दिया गया और उस रोज एक अजीब इत्तफाक पेश आया। मायावती मुलाजमत के सिलसिले में शहर में अकेली रह रही थी, जबकि उसके वालिदैन गाँव में रिहाइश पजीर थे। कुदारी नाम का ये कस्बा चाइना रोड पर तिब्बत की सरहद के करीब खटमंडू से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। जिस रोज मैं हॉस्पिटल से घर वापस आया, उसके 1-1.5 घंटे बाद ही मायावती भी पहुंच गई। वो बहुत बदहवास थी। दरियाफ्त करने पर उसने ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि मेरे हॉस्पिटल से आने के थोड़ी देर बाद उसके गांव का एक आदमी आया था, जिसने ये अफसोसनाक खबर दी कि पहाड़ के दामन में खेतों में काम के दौरान में एक पहाड़ी तोदा गिरने से उसके बाप का देहांत हो गया, जबकि उसकी माँ शदीद जख्मी हुई है। मायावती हॉस्पिटल से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आई थी। इसे सुबह गाँव जाने की तैयारी करनी थी। मुझे इस हादसे का बहुत अफसोस हुआ। ज्यादा अफसोस इस बात का भी था कि मैं भी ठीक तरह से चल फिर नहीं सकता था, वरना मायावती के साथ जरूर जाता। दिन का बाकी हिस्सा मायावती ने तैयारी में गुजारा। वो रात भर रोती रही और अगले रोज सुबह की पहली बस से कुदारी के लिए रवाना होगी। मैंने दिन का बेशतर हिस्सा बिस्तर पर लेटे ही गुजारा था। किसी वक्त जिस्म के किसी हिस्से में अचानक ही ऐसी टेज से उठने लगती कि मैं तड़प कर रह जाता। मेरी जिंदगी भाग दौड़ और मारपीट में गुजरी थी। मैंने दूसरों पर तशद्दुद भी किया था और दूसरों ने मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया था, लेकिन नेपाली इंटेलिजेंस के आदमियों ने जिस तरह मेरे जोड़ हिलाए थे, वो मेरे लिए वाकई इबरत का मुकाम था। पता नहीं वो कौन सी ताकत थी कि मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। मेरी जगह अगर कोई और होता तो इस तशद्दुद के दौरान ही में बेगुनाही के बावजूद इस मर्तबा एतराफ़ जुर्म कर चुका होता। मैं भी बेगुनाह था। मैंने तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया, लेकिन किसी ऐसे जुर्म का एतराफ़ नहीं किया जो मुझसे सरदर्द हुआ ही नहीं था। अगले रोज मेरे अंदर ची की कुव्वत लौट आई और नीलगिरी की माला भी मुझे वापस मिल गई। पंडित धीराज की साजिश भी बेनकाब हो गई थी, इसलिए ये मामला खत्म हो गया। और अगर ये साजिश बेनकाब ना होती तो न जाने इंटेलिजेंस वाले मेरा क्या हशर करते। उसी रोज शाम को इंस्पेक्टर बिंद्रा और आजम खान भी आ गए। रात का खाना उन्होंने हमारे साथ ही खाया और 11 बजे के करीब वापस चले गए। मैंने एक बात खास तौर से नोट की थी कि जब से हमारे साथ ये वाकया पेश आया था, तनु कुछ सहमी सी रहने लगी थी। उसके दिल में कोई खौफ बैठ गया था। वो कभी मेरे पास बैठी रहती और कभी शोभा के पास। वो अकेली बैठने से घबराती थी। इंस्पेक्टर आजम और बरिंद्रा के जाने के बाद हम शोभा वाले कमरे में आ गए। मैं बेड की पूछ से टेक लगाए नीम दराज था और वो दोनों मेरे सामने बैठी हुई थी। हम एक बार फिर हिंदुस्तान जाने का प्रोग्राम बनाते रहे। बरिंद्रा और आजम खान से भी इस मौजू पर बातें होती रही थी। बरिंद्रा का ख्याल था कि मुझे 8-10 रोज मजीद आराम कर लेना चाहिए। तनुआड़ी तिरछी लेट कर ऊँगने लगी। हमारी गिरफ्तारी के मौजू पर अगरचे कई मरतबा बातचीत हो चुकी थी। शोभा को असल सूरत का इल्म नहीं था। वो यही समझती रही थी कि हमें किसी गलतफहमी की बिना पर पकड़ा गया था। इस वक्त भी उसने इस मौजू पर बात करनी शुरू कर दी तो पहली मरतबा मैंने उसे असल सूरत से आगाह कर दिया। मैं इस पूरी सरार चक्कर से निकलना चाहता हूँ, मैं कह रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अगर इस माला से दस्तबरदार होता तो नीलगिरी, गौतम भूष और पंडित धीराज जैसे लोगों के कब्जे में चली जाएगी। एक तरफ वो हमें इंतकाम का निशाना बनाएंगे तो दूसरी तरफ दुनिया को तबाही की तरफ धकेलते रहेंगे। उसका तो सिर्फ एक ही तरीका है, शोभा ने कहा। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। तुम अपना जॉब मुकम्मल कर लो, शोभा बोली। इस तरह नीलगिरी मुकम्मल तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी और कोई दूसरा उसे उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकेगा जब तक वो जॉब मुकम्मल ना करे। और नीलगिरी के कब्जे में आ जाने के बाद तुम गौतम भूष को जॉब मुकम्मल करने से रोक सकते हो। गोया मेरे पास इसके सिवा और कोई काम नहीं रह जाएगा। मैं इन पूरी सरार शक्तियों के साथ लड़ता रहूंगा, मैंने कहा।
वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि गौतम बुश आजकल फिर किसी जॉब पर बैठा हुआ है, लेकिन वो जॉब ऐसा नहीं जो हमारे लिए किसी फौरी खतरे का बायस बन सके। अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे फौरन ही उसकी खबर हो जाती। जॉब तो कोई ना कोई शक्ति हासिल करने के लिए ही होता है, शोभा बोली। हो सकता है गौतम बुश अपने कदम मजबूत करने के लिए कोई छोटा मोटा जॉब कर रहा हो, इस तरह उसके हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे, वो अपने गिर्द शक्तियों का हिसार कायम कर लेगा और फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगे। बेहतर है कि तुम अपने अंदर की शक्ति से काम लेकर उसे रोको या नीलगिरी से मदद हासिल करो। नीलगिरी फिलहाल इस सिलसिले में मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकती, मैंने जवाब दिया। वो किसी को जॉब से रोक भी नहीं सकती, लेकिन वो तुम्हारी मदद तो कर सकती है। तुम्हें कोई ऐसा जॉब बता सकती है जिससे तुम गौतम बुश को रोक सको? शुभा ने कहा। हाँ, ये मुमकिन है, वो किसी और तरीके से मेरी मदद कर सके, लेकिन खैर मैं नीलगिरी से राब्ता करने की कोशिश करूंगा, मैंने जवाब दिया। हम भी ये बातें कर रहे थे कि बाहर का गेट जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। मैंने दीवार की घड़ी की तरफ देखा, 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा धड़धड़ाए जाने का अंदाज भी दोस्ताना नहीं था। गेट के शोर की आवाज से दनु भी बेदार हो गई और उसकी आंखों में अजीब सी वहशत उभर आई। मैं उठकर बाहर आ गया और जब मैंने गेट खोला तो 8-10 आदमी अंदर घुस आए। उनके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। बायामती कहाँ है? उनमें से एक ने करख्त लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर भी बड़ी करख्तगी थी।